आज हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस लॉ इज सिंपली द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सभी को पता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ओनली वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो यही लॉ हम इसमें यही लॉ जो फर्स्ट लॉ है इसको एक्सप्लेन करता है। According to this law, the energy supplied to the system is spent partially in increasing the internal energy of the system and the rest in doing work on the surroundings. आपकी जो एनर्जी कोई भी गैस या कोई भी मटेरियल एब्जॉर्ब करता है, जैसे इसमें हम गैस का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हीट एनर्जी जो गैस को हम देंगे वो उस गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। ठीक है, प्लस कुछ काम आपको करके देगी। ठीक है, तो दो तरह से आपकी जो हीट है वो कंज्यूम की जाएगी, एक अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, प्लस दूसरा उस गैस के थ्रू हम कुछ काम लेते हैं। तो ये आपका जो लॉ है ये आपका फर्स्ट लॉ कहलाता है। अब फर्स्ट लॉ में हम कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं, जैसे साइन कन्वेंशंस आपने देखने हैं। फर्स्ट ये कहता है व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम डी क्यू इज टेकन एज पॉजिटिव। जब आप सिस्टम को अगर हीट देते हो तो उस केस में हम डी क्यू को पॉजिटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन है जो हम आगे न्यूमेरिकल जब आप आर्टिकल करोगे तो उसमें यूज करोगे, तो आपने ये ध्यान में रखने हैं। व्हेन हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम डी क्यू इज टेकन एज नेगेटिव। जब आपने हीट सिस्टम से लेनी है तो आपने डी क्यू को नेगेटिव उसमें दिखाना है। व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स, जब आपने हीट दी और गैस एक्सपैंड हुई तो वर्क इज डन बाय द गैस, तो डी जो डी डब्ल्यू आपने इसमें लिखा है वो आपने पॉजिटिव लेना है। तो उस केस में जब गैस एक्सपैंड होगी तो गैस काम कर रही है और वो फैल रही है, तो आपका जो वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, जब गैस को दबाया जाए, ठीक है, वर्क इज डन ऑन द गैस, तब आपने गैस के ऊपर काम किया, उसको दबाने की कोशिश की, तो जो आपका वर्क डन होगा इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो उस केस में आपने वर्क डन नेगेटिव लेना है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेज इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज। जब आपका टेम्परेचर जो गैस का टेम्परेचर वो बढ़ेगा तो हम डी यू पॉजिटिव लेंगे, और जब आपका गैस का टेम्परेचर कम होगा तो हम उस केस में डी यू को नेगेटिव लेंगे। तो ये कुछ एक आपके साइन कन्वेंशन है जो आपने इसमें यूज करने हैं। और फर्स्ट लॉ के कुछ और पॉइंट भी है जो हमने नोट डाउन करने हैं। दिस लॉ विच इज बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइज टू एवरी प्रोसेस इन नेचर। जितने भी प्रोसेस आपके नेचर में होते हैं ये सब में आपकी लॉ अप्लाई की जा सकती है। द लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल थ्री फेजेज ऑफ मैटर। आप तीनों के अंदर इस लॉ को अप्लाई कर सकते हो, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेज में भी। आपने जब डी क्यू डी यू और डी डब्ल्यू की वैल्यू लेनी है तो उसको जूल या कैलोरी में ही लेना है इस केस में। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। जो जीरोथ लॉ हमने पढ़ा था उसमें हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। जो फर्स्ट लॉ है वो हमें कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं लॉ वो हमें किसके बारे में बताता है, इंटरनल एनर्जी के बारे में। It is impossible to get work from any machine without giving an equivalent amount of energy to the machine। ये कहता है कि मशीन कभी अपने आप काम नहीं करेगी, उसको आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी ही पड़ेगी तब वो अपना काम कर सकती है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स establishes the essential equivalence between work and heat। ठीक है, ये कहता है कि अगर आप वर्क करोगे तो आपको हीट मिलेगी, और अगर आप हीट देते हो किसी बॉडी को तो वो आपको वर्क करके भी दे सकती है। तो दोनों ही आपस में क्या है, एक्सचेंज किए जा सकते हैं। आप वर्क से हीट क्रिएट कर सकते हो और हीट से आप वर्क भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट काम जो रिलेशन पढ़ना है वो पढ़ना है मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला के लिए आपको पहले फर्स्ट लॉ का नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट लॉ हमने अभी पढ़ा, डी क्यू इजक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को वर्क को हम पी डी वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये आपने थोड़ा ध्यान में रखना है, वर्क को आप प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम भी लिख सकते हो। फिर ये कहता है कि अगर आप स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हो तो उसका एक्सप्रेशन होता है डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम आपका जो कांस्टेंट वॉल्यूम लिया गया है तो दैट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी, डीवी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। तो मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, अगर वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स डीवी जो आपने वैल्यू लेनी है उसमें जीरो लेनी है। तो यहाँ पे अगर आपका डीवी जीरो तो दैट मीन्स ये पूरी टर्म पी डीवी आपकी जीरो हो जाएगी। तो आपका जो डी क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी यू के बराबर। तो यहाँ पे मैंने डी क्यू को डी यू पुट कर दिया।
उसके बाद ये कहता है कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो अगेन डी क्यू बाई डी टी एट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर आप इक्वेशन लिखोगे। अब यहाँ पे आपको डी क्यू की वैल्यू डी यू प्लस पी डी वी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होता है कि सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपकी गैस एक्सपेंड कर सकती है और वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम चेंज होगा, दैट मीन्स ये वैल्यू भी आपको इसमें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, पी डी वी। ठीक है, तो इसको डी यू बाई डी टी कर लो आप, ये पी डी वी बाई डी टी हो गया। डी यू बाई डी टी आप इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करते हो तो आ जाती है सी वी के बराबर। ठीक है, और पी डी वी बाई डी टी को आप ऐसे ही आगे कंटिन्यू करोगे। अब ये कहता है आइडियल गैस इक्वेशन में हमने पढ़ा है पी वी होता है आर टी के बराबर। आइडियल गैस इक्वेशन जब आप 1 लेते हो एन की वैल्यू तो हमारे पास पी वी आ जाएगा आर टी के बराबर। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो प्रेशर हमने कांस्टेंट लिया हुआ है तो डी वी बाई डी टी, आर भी आपका डी टी बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपने आर गैस कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे तो डी टी बाई डी टी आ जाएगा। टी डी टी और डी टी को कैंसिल आउट कर दो तो पी डी वी आपका आर डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पी डी वी और डी टी को डिवाइड कर देते हो डी टी को यहाँ पे, तो पी डी वी बाई डी टी हो जाएगा आर के बराबर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी वैल्यू है पी डी वी बाई डी टी, तो ये वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हो आर के बराबर। तो हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, दैट इज सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। दिस इज नोन एज मेयर्स फॉर्मूला, इसको मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं। इसके बाद हम लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे, ये आपने याद कर लेनी है। फर्स्ट कहता है ये द फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द चेंज कैन अकर। ठीक है, किस डायरेक्शन में चेंज होगा ये हमें फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता है। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। व्हेन अ बुलेट स्ट्राइक्स अ टारगेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, बट हीट एनर्जी डेवलप्ड इन द टारगेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आप उसको वापस मैकेनिकल एनर्जी नहीं बना सकते हो। जब आपने किसी बुलेट से किसी टारगेट को हिट किया वो गर्म हो जाएगा, तो टारगेट को हिट करने का मतलब आपने एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के साथ बुलेट जाएगी और उस टारगेट को हिट करेगी। अब वो गर्म हो चुका है, तो क्या आप वो जो हीट है उसको दोबारा उस बुलेट में डाल के उसको बुलेट को वापस भेज सकते हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स कई बार हमें चेंजेस के बारे में किस डायरेक्शन में कैसा चेंज हो रहा है उसके बारे में हम फर्स्ट लॉ से आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। द फर्स्ट लॉ गिव्स नो आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ चेंज, कितनी हीट आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और कितनी आपकी जो टोटल हीट है क्या वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट लॉ नहीं देता है। ठीक है, जो आपने हीट दी उसमें कितना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, कितना वो काम करेगा, ये हम कैलकुलेट फर्स्ट लॉ से नहीं कर सकते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सरफेस ऑफ सोर्स ऑफ हीट। आपका कौन सा सोर्स है हीट का, कोल्ड है कि हॉट है, ये आपको फर्स्ट लॉ नहीं बताता है। तो ये कुछ एक लिमिटेशंस है फर्स्ट लॉ की, ये आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी।